हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये हमारे यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर के जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें चार्जेस का क्या बेसिक है, क्या बिहेवियर होता है। उसके बाद हम आगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? ये बेसिकली वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि स्टडी करती है कि जो हमारे रेस्ट चार्जेस होते हैं या फिर स्टैटिक चार्जेस होते हैं उनसे जो डेवलप होने वाले फोर्सेस होते हैं या उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं या फिर उनके बीच में क्या फील्ड बनता है उनसे, या फिर क्या पोटेंशियल होता है, क्या वर्क डन करना पड़ता है, ये उन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के ब्रांच के अंदर आता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चार्जेस का थोड़ा बेसिक बिहेवियर समझेंगे। यहाँ पे चार्जेस की बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो चार्जेस में हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही हैं जिनकी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है और इनकी एक अपनी प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे चार्जेस होते हैं उनकी अपनी एक्चुअली एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज मानते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के मानते हैं जिनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो माइनस होता है, अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्लस होता है। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसलिए इसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। कूलम क्या होता है? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो हम बात करें यहां पे कुछ और प्रॉपर्टीज की, जैसे एक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे अगर कोई लाइक चार्जेस होंगे तो इनके बीच में जो फोर्सेस डेवलप होंगे ये क्या करते हैं, हम लाइक चार्जेस लाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या है, रिपल्सिव फोर्स या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। और वहीं अगर हम अनलाइक चार्जेस लेकर आए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करेंगे, अगर हम कोई अनलाइक छोटे चार्ज लेकर आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो एक तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब हम आगे समझते हैं कि हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है। अब जब कोई बॉडी चार्ज है, यहाँ पे देखेंगे कि हम हर जगह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करेंगे। पूरे चैप्टर में हर जगह हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बात करते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात क्यों करें, हम प्रोटॉन के ट्रांसफर की बात क्यों करें, क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव भी है। लेकिन यहाँ पे रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर प्रोटॉन से ज्यादा इजियर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स से भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारा जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, या जो इजीली मूव कर पाता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स पे उससे मूव कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होता या फिर इतना सफिशिएंट रिजल्ट नहीं देता कि हम इतना ज्यादा वर्क करें और हमें कोई आउटपुट ना मिले। तो इस पे भी हम उस पर ज्यादा काम नहीं करते, हम ज्यादा काम इलेक्ट्रॉन्स पे ही करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमने जैसे बात की थी कि जो हमारे मैटर होता है, जो हमारे एटम्स होते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं हमेशा। लेकिन क्या हो अगर कोई भी बॉडी या कोई भी एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर ले, अगर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेगा तो क्या होगा, वो और नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि पहले क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आता है तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जब भी हम बात करेंगे कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो हम बोलेंगे कि उसके एटम के अंदर या उस मैटर के अंदर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन वहीं अगर कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या अपने कुछ इलेक्ट्रॉन किसी और बॉडी को दे देता है, तो अगर किसी बॉडी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव कम हो रहा है और पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी ऐसा बॉडी होगा उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या कहलाएगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो ऐसी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये चीज मैंने यहां मेंशन भी की है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे टाइप ऑफ मैटर। अब बेसिकली हमें पता है कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, इनके बारे में हम काफी डिस्कशन करेंगे चैप्टर में। तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में हमने 10th में ही पढ़ा है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में इजीली फ्लो कर पाते हैं। जैसे कि हम कंडक्टर्स अपने घर में यूज करते हैं वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए, जहां पे आप देखते हो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है। तो ऐसे ही करके कंडक्टर्स कहलाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं करते, जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करती। अब आगे बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो सबसे पहला जो बेसिक प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। अब इसे समझते हैं, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या है।
अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि सिस्टम के अंदर एक सिस्टम है, लाइक कोई भी बॉडी है, एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। अब चार्जेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां पे 2 कूलम एक चार्ज है, 4 कूलम का एक चार्ज है, 5 कूलम का एक चार्ज है, 7 कूलम का एक चार्ज है, और 2 कूलम का एक और चार्ज है। लेट्स से मैंने बोला ये सारे चार्जेस प्रेजेंट है। अब तुमसे पूछा गया कि सिस्टम का चार्ज बताओ, तुम्हें सिस्टम का चार्ज नहीं बताया, तुम्हें अंदर क्या चार्जेस प्रेजेंट है वो तुम्हें वो बता देगा। तो तुम क्या करोगे इजीली कि सीधे सिस्टम का चार्ज निकालने के लिए भी जितने भी चार्जेस अंदर प्रेजेंट है, तो इसको मैं अगर Q1 कहता हूं, उसको Q2, Q3, Q4, Q5, तो मैं क्या करूंगा सारे चार्जेस को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो इसमें कोई नेगेटिव होता, तो इसमें कोई ऐसा चार्ज होता कि -5 कूलम, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जब एडिशन करूंगा उस वक्त मैं बस इनके साइन का ध्यान रखूं कि यहाँ पे 2 + 4 + 5 + 7 + 2 -5, टोटल करेंगे 15 कूलम आ गए। तो बेसिकली एडिटिव ऑफ द चार्जेस क्या कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम के अंदर के चार्जेस के बारे में बताएं, तो हम उसे डायरेक्टली ऐड करके हम उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे कि द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द सिंगल चार्जेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ये क्या डायरेक्टली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है चार्जेस का, अगर हमें चार्जेस पता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। वो फिर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा लॉ है, हमने कई बार पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम से मेरा क्या मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लेट्स से सिर्फ 2 ही बॉडीज हैं, एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ओके। तो हमने क्या किया, हमने मार्क कर लिया बीच में, ये भी डिस्टर्ब कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पे, मान लो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक दूसरी बॉडी से कंडक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर एक दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लिया है, ओके। जब इसे एक दूसरी बॉडी कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, तो मैंने देखा कि यहां से ना कुछ इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। फॉर एग्जांपल यहां पे पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे और कंडक्ट करने के बाद इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो हमें खोजने लगा कि 4 इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं तो गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने उनको देखा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो गए थे। अगर यहाँ 1 से 2 से 3, 1 2 3 या और भी बॉडीज होती, तो उसमें भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, तो उससे मुझे दिखता कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और इनका मैं टोटल करूंगा, तो जो मेरे पास सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे या टोटल चार्ज था, वो उसके बराबर ही होगा। मतलब कि जितना भी चार्जेस है मेरे पास सिस्टम में, ठीक है, अगर मुझे पता है कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बेशक से सिस्टम के अंदर वो कितना भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाए, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर गेन हुए होंगे या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तभी कितने रहने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। ये सिर्फ एग्जांपल की तरह समझो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है, चार्जेस क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर आइसोलेट करेगा हमने इस यूनिवर्स से, हमने सिर्फ उस सिस्टम के अंदर कुछ ही चार्जेस रखे हैं जिनके बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जितने भी चार्जेस पहले प्रेजेंट थे उतने ही चार्जेस बाद में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्या है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस है। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या है बेटा, कि अगर हमें पता है कि एक सिस्टम के अंदर लेट्स से 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तुमसे पूछा जाए कि इसका टोटल चार्ज कितना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सीधे इसका टोटल चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू Ne, और यहां पे जो N होगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस, और यहां पे जो E होगा वो होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली क्वांटाइजेशन में जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा एक इंटीजर होगा,
यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज कभी भी ऐसे डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं जाता कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 4.5 इलेक्ट्रॉन भेज दें, 7.5 इलेक्ट्रॉन भेज दें। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये डेसिमल या फ्रैक्शन में ना जाके ये इंटीजर मल्टीपल में जाते हैं कि 10, 20, 30, 40, -10, -20, -30। तो काइंड ऑफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमेशा आएंगे। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन का रूल कहता है कि जो हमारा टोटल चार्ज होता है ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट द इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर सब मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, हमें पता है कितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, हमें पता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे 20 है और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 32 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। तो क्वांटाइजेशन हमें डायरेक्टली उस बॉडी के अंदर अगर हमें पता है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से क्या है, तो हम सीधे उसका इंटीग्रल मल्टीपल करके हम सीधे निकाल सकते हैं कि उस सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है और सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम इसका अगले टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के 3 पॉसिबल वेज होते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। इसे हम एक एक करके और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि हम किसी स्केल या किसी कॉम से हम जब रब करते हैं और पेपर के पीसेस को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है। ऐसा बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल बुक की स्टार्टिंग में आपके इंट्रोडक्शन में दे रखा है, वही एग्जांपल हमने यहाँ लिया है। तो यहाँ पे एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ लिया है हमने। ग्लास रॉड के ऊपर जब हम सिल्क क्लॉथ को रख के उस पर रबिंग करते हैं इस तरीके से कुछ, तो जब हम रबिंग कर रहे हैं तो रबिंग के दौरान हमारा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ये जो एक पहली बॉडी है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जो इलेक्ट्रॉन इसमें लूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ये दूसरी बॉडी गेन कर रही है। तो जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वहां पॉजिटिव डेवलप हो गया और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ नेगेटिव डेवलप हो गया। तो ऐसे ही हम अगला मेथड पढ़ते हैं, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चार्ज मेटल स्फीयर लेते हैं और एक अनचार्ज मेटल स्फीयर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने चार्ज मेटल स्फीयर लिया है तो हमें पता है कि मेटल क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर है। तो वो क्या, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसका ग्राउंड के साथ या अर्थ के साथ, तो उसका जो चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंसुलेटर्स के थ्रू इनका कॉन्टैक्ट ग्राउंड से ब्रेक कर देते हैं। तो इन दोनों में ही इंसुलेटर्स करता है यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज मेटल स्फीयर्स हम डायरेक्टली से कांटेक्ट में लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों बॉडी को डायरेक्टली कांटेक्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, हमने इन दोनों चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज बॉडी है तो ये अपना चार्ज दूसरी बॉडी में तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक इन दोनों बॉडी में इक्वल चार्जेस नहीं होते। जैसे सिमिलर एग्जांपल आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे कि वहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, तो एक हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों बॉडी में टेम्परेचर इक्वल हो जाए। तो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे भी चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडी में चार्जेस इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे भी देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 10 प्लस साइन बनाए थे, लेकिन जब मैंने इन्हें अलग किया तो यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ 5 रह गया, तो इसका मतलब दोनों में इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब यहाँ पे अगला जो चीज समझने वाली है वो ये कि यहाँ पे हमने जो मेटल स्फीयर लिया है, यहाँ पे हम अक्सर ये समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे गया होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो ट्रैवल करता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव प्लस इसमें चला गया, नहीं, बेसिकली क्या हुआ, हमेशा जब भी ट्रांसफर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा। तो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव को देख के कुछ इस साइड इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से गए तो इसमें पॉजिटिव डेवलप हो गया और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ गए उतने इनके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसे ही इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हम एक चार्ज बॉडी के हेल्प से दूसरी बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कंडक्शन में देखा था, हमने दोनों बॉडी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं करते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम चार्ज बॉडी लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन हम इसको सिर्फ से क्लोज लगा के छोड़ देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमने इसके क्लोज ले गए, तो इससे क्या हुआ, इस अनचार्ज बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव था वो क्या इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और जितना नेगेटिव था वो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ द चार्जेस बिहेवियर। जैसे कि हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो क्या, अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करते हैं, और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा और नेगेटिव इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग मेटल हमने इसे ग्राउंड से अर्थिंग कर दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना देते हैं नीचे ग्राउंड के साथ, तो जितना भी चार्ज होता है वो ग्राउंड में चला जाता है। तो
तो यहाँ पे जो नेगेटिव डेवलप हुआ, जो नेगेटिव यहाँ से दूर जाना चाहता था, वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। और इससे जब हम इसे अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे इंडक्शन कंडक्शन से कुछ इस तरीके से अलग है कि पहली चीज तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्ड नहीं होता, और दूसरी चीज यहाँ पे जो जिस चार्ज बॉडी में लेकर आ रहा हूँ वो उसका बिल्कुल अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी को दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैं नेगेटिव लेकर आया तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज करना चाहता तो यहाँ पे मैं अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज करना चाहता तो मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आता। और यहाँ पे देखो, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आया तो बॉडी में भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इन तरीकों से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब इन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वैसे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी में भी है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, आप एनसीईआरटी में उससे टॉपिक्स रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहे हैं या सॉल्व एग्जांपल आपको मिल रहे हैं, तो आप साथ साथ करते जाइए। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे टॉपिक्स हम करते जा रहे हैं तो मैं आपको आखिर में एक असाइनमेंट भी दूंगा जो पूरे चैप्टर पे बेस्ड होगा, और एक टेस्ट का लिंक भी होगा जिसे आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और उस टेस्ट का जो स्कोर है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।